आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित है, जिसे लेकर कुछ ही देर में लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने जा रही है। क्या आरक्षण कार्ड मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? क्या आरक्षण कार्ड मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आरक्षण के नए आधार का मतलब है सबका साथ सबका विकास, और वो इसलिए क्योंकि अभी तक ये जो भ्रांति है कि सिर्फ सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की बात हो रही है, वो बात बिल्कुल सही नहीं है। ये आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए है। इससे पहले कि हम बहस को आगे बढ़ाएं, आइए आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बहस की शुरुआत कर रहे हैं। Are also suffering, they have to be taken care of too. उन्होंने कहा था। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य तत्कालीन सदस्य थे, उनकी बात का भी यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए वहीं पर मैं छोड़ देता हूं। मैं अंत में जो बात मैंने पहले कही थी उसी बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि उसको लेकर तरह तरह की शंकाएं पैदा की जा रही हैं, गलतफहमी हमारे असम और नार्थ के लोगों के अंदर जो है पैदा की जा रही है। कि मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लंबे समय से माइग्रेशन के कारण जो बर्डन है वह केवल असम की जवाबदेही नहीं रहेगी। इस बर्डन को शेयर करना पूरे देश की जवाबदेही है। और तो अभी आप देख रहे थे राजनाथ सिंह जो कि बात कर रहे थे सिटीजनशिप बिल को लेकर, लेकिन कुछ ही देर में आरक्षण बिल पर भी चर्चा शुरू होने जा रही है। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुकेश नायक जी कांग्रेस से, गीता भट्ट जी आरएसएस के समर्थक हमारे साथ हैं, अनुराग भदौड़िया जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर बद्री नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौलाना तरसत दहलवी हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर कौशल प्रशांत मिश्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी का यह मास्टर स्ट्रोक माना जाए, जहां आपने सबका साथ सबका विकास के नारे के आधार पर, क्योंकि मैं अपने आप को आज संशोधित करता हूं, कल हम लोग जब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हम इस पर सिर्फ सवर्णों की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो बिल सामने आया है उसके आधार पर पूरे जनरल कैटेगरी, यानी कि चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो, हर व्यक्ति जो आर्थिक आधार पर पिछड़ा है उसे आरक्षण देने की बात कही जा रही है। तो प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह है कि क्या कोई दल इसका विरोध कर पाएगा? ये कोई दल अब तक तो विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका कारण है ये सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबका साथ सबका विकास करने वाला है। जो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग है उसको भी न्याय देना सुनिश्चित किया गया। और आपको ध्यान होगा अजय कुमार जी, मैं कल भी ये कह रहा था कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है जी। जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको भी इस आरक्षण का लाभ मिले, ये सरकार का उद्देश्य है। और सरकार के इस उद्देश्य के आड़े कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक हितों को ताक पर रखकर नहीं आएगा। अब सवाल यह उठता है अनुराग भदौड़िया जी कि समाजवादी पार्टी अभी भी इसका विरोध कर रही है, किस आधार पर सरकार की इस कोशिश का आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैंने इसका विरोध नहीं किया है। हमने सरकार को ये बताया है कि देखिए, आप जब रिजर्वेशन, आप ही की भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, कहते हम रिजर्वेशन में हम नहीं चाहते, फिर आप ही रिजर्वेशन की बात करने लग गए। आप चलो जब रिजर्वेशन की बात आ ही गई है तो इस आधार पे भी कर लीजिए कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको रिजर्वेशन दे दीजिए। भाई जो ओबीसी जितने उनको दे दीजिए, जनरल जितने उनको दे दीजिए। एक दूसरी बात यह है कि 10% रिजर्वेशन आपने बोला, ये भी तय कर दीजिए कि उस जनरल कैटेगरी में कौन कितना होगा, किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। उस जनरल कैटेगरी में पंडित जी का कितना होगा, ठाकुर साहब का कितना होगा, वैश्य साहब का कितना होगा, मुस्लिम समाज का कितना होगा, उसको भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। आपके पास संख्या नहीं होगी तो आप कैसे डिसाइड करोगे? इसीलिए तो हमने बोला था कि आप संख्या के आधार पर रिजर्वेशन दे दीजिए, जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से छोटा जवाब आपको दे रहे हैं। लेकिन आप एक छोटा जवाब दीजिए अनुराग जी को, उसके बाद मैं मुकेश जी के पास चल रहा हूं। बात है, मैं आता हूं, हम एक एक करके आएंगे ना अनुराग जी, हम एक एक करके आएंगे। मुझे थोड़ा सा देखिए भदौड़िया जी की नहीं 2 सेकंड अजय जी नहीं 2 सेकंड दे दीजिए। अनुराग जी आपने अपनी बात रखी, मुझे प्रेम जी का थोड़ा सा छोटा सा जवाब लेने दीजिए, हम फिर आएंगे आपके पास। अभी आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। 2 सेकंड मैंने अपनी बात कह दी होती, अब तक कह दी होती। अच्छा चलिए, बोलिए प्लीज बोलिए। मुझे 2 सेकंड ज्यादा चाहिए नहीं।
अब मैं कह रहा था कि जब आप भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि 10% रिजर्वेशन देना चाहिए, जबकि इलेक्शन का वक्त आ गया, 2 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना संसद में तो आप 1% को पास कर लोगे, फिर आपको तो चलिए आपके हिसाब से चुनावी स्टंट है, चुनावी जुमला है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि बार-बार हमें संसद में जाना पड़ेगा, इसलिए प्रेम शुक्ला जी इसका छोटा जवाब दीजिए, फिर मुकेश नाइक जी आपके पास आ रहा हूं। देख तो अनुराग भदौरिया झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी आरक्षण के विरोध में थी। 1980 के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहला ही प्रस्ताव में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात की थी, तो कृपा करके असत्य बोलना बंद कर दें। एक बात। दूसरा संदर्भ इनका है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो डॉक्टर लोहिया जी के जमाने से कहा जा रहा है। उसके बाद जो है समाजवादी 1977 में शासन में शामिल थे, इनके जो घटक थे, इनके पूर्वज जितने थे 1990 के बाद भी लगातार सरकारों में शामिल रहे या समर्थन दिया है। कभी इन्होंने क्या इसका प्रयास किया? ये प्रश्न है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से, उनकी पार्टी के आप मांग रहा हूं कर दो आप। हम कभी हम ये विमर्श का विषय है, लेकिन नहीं आपने क्यों नहीं किया मेरा ये बताइए ना, आपने क्यों नहीं किया? अब तक क्या संकोच था आपको? आज है नहीं, आप जातियों में गोत्रों में इस देश को बांटने का आपके पास सुपारी है, आप करिए, लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि आप अपने कार्यकाल में कार्यकाल में क्यों मांग नहीं उठी? ये मांग क्यों नहीं बात करते थे? आज जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सबको रिजर्वेशन जो है निश्चित तौर पर भी दे दीजिए, ओबीसी को भी दे दीजिए, बल दे रहे हैं। और कोई समाचार जरा हम आगे बढ़े। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी प्लीज आइए जरा आगे बढ़ते हैं। मुकेश नायक जी बिल्कुल, मुकेश नायक जी, कांग्रेस इसका समर्थन कोई उत्तर नहीं हुआ। मैं आता हूं प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास और हम सब लगातार इस पर चर्चा करेंगे। अब मुकेश नायक जी, कांग्रेस के पास तो शायद ये बड़ी मुश्किल वाली बात है, ना निगली जाए ना उगली जाए, क्या करेंगे अब आप? समर्थन या इसका विरोध भी, या कोई सुझाव? इसी को कहते हैं कि सूत न कपास और जुलाहों में लठालठी जी। संसद में बीजेपी की सरकार ने अपने उत्तर में ये कहा है कि केंद्र सरकार के 24 लाख पद खाली पड़े हैं, नौकरियां नहीं हैं देने के लिए जी। आज कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला जी का ये बयान आया है जी कि कश्मीर में नौजवान इसलिए दिशाविहीन हो गए कि उनके पास रोजगार नहीं है जी। जीएसटी के बाद और नोटबंदी के बाद 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 7.3% पर है बेरोजगारी की दर इस समय देश में, जो अपने न्यूनतम स्तर पर है। मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तो तब होता जब केंद्र सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी होती पहले कही गई बातों पर। पहले जो भी केंद्र सरकार ने कहा है जी, पूरे देश की जनता उसका मजाक उड़ाती है और कहती है ये जुमला है। ये जो 10% आरक्षण की बात है, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये प्रश्न मैं खड़ा करता हूं। अगर सामान्य वर्ग में 10 करोड़ लोग आर्थिक सीमा रेखा के नीचे हैं, तो इन 10 करोड़ में वो 10% लोग कौन होंगे जिनको ये सरकार आरक्षण देगी? ये कौन सुनिश्चित करेगा? मुकेश जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन थावरचंद गहलोत ने अभी इस बहस की शुरुआत लोकसभा में की है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहते हैं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। उस प्रतिवेदन पर बहुत सारी सुविधाएं देने का निर्णय किया और आज हम सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को, ईबीसी वर्ग के लोगों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर वो विदेश जाकर के पढ़ने का प्रयास करते हैं या यहाँ एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसका ब्याज हमारे मंत्रालय की ओर से देते हैं। और वो ऐसी श्रेणी के गरीब लोग हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं, वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली है उसके दायरे में नहीं आते ऐसे लोग हैं, उनको हमने ये सुविधाएं देने का प्रयास किया है। परंतु हमने ये महसूस किया कि इतना पर्याप्त नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपका जब मौका आएगा तब आप बिल पे बोलो, कोई मना थोड़ी है, अभी नहीं बोलोगे, अभी नहीं, इंट्रोडक्शन हो चुका है उसका, उस समय। तो बहस की शुरुआत हो चुकी है और थावरचंद गहलोत ने स्पष्ट तौर से कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए, सहूलियत देने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। प्रेम शुक्ला जी, मुकेश नायक जी ने अभी जो आपत्तियां उठाई उसका क्या जवाब है आपके पास?
मुकेश नायक जी ने बहुत जो है निराधार आपत्तियां उठाई। एक तो उन्होंने कहा कश्मीर में जो है आतंकवाद जो है बेरोजगारी कारण हुआ, तो भैया 1980 के दशक में आतंकवाद से पनपा, तो वहां आपने बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा रखी थी? तो राजीव गांधी को आप पूरी तरह से नाकाबिल प्रधानमंत्री आप स्वयं स्वीकार रहे, एक बात। दूसरा आपका प्रश्न उठाया कि नौकरियां नहीं है, कृपा करके आप नौकरियों और रोजगार में अंतर समझे। तो रोजगार का सृजन बहुत विविध क्षेत्रों में हुआ है और आज भी इस देश में रोजगार के बारे में सृजन जिस तरह से हुआ, रोजगार को नापने के लिए कोई भी बहुत आपके पास में इस तरह के साख वाली कोई मशीनरी नहीं, इसलिए आप कहां से आंकड़े ले आते हैं ये समझ के बाहर है। तीसरा आपका मुद्दा है कि आप 10% भैया जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसकी शिनाख्त करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अब उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का उन्होंने कैटेगरी बनाई है, कृपा करके उस कैटेगरी को पढ़ लें और भ्रमित ना हो। चलिए आइए इस बहस को जरा और आगे बढ़ाते हैं। कौशल कांत जी, आपकी संस्था और आप सब लोग तमाम तरह से इस बात का विरोध करते रहे हैं कि आरक्षण को या तो सिरे से खत्म कर दिया जाए या फिर आर्थिक आधार पर रखा जाए, लेकिन सवर्णों को तो आरक्षण मिल नहीं रहा। ये आरक्षण तो जनरल कैटेगरी के लिए है और ये बात अपने दर्शकों को भी हम स्पष्ट कर दें, ये आरक्षण हर किसी के लिए है जो जनरल कैटेगरी में है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप बुद्धिस्ट हो, चाहे आप पारसी हो, कोई भी जो कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत इसमें शामिल होता है, जो जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार है, वो इस आर्थिक रिजर्वेशन का लाभ उठा सकता है। कौशल कांत जी, देखिए जो आप कह रहे हैं कि हम सवर्ण को रिप्रेजेंट, ऐसा कभी नहीं था। हमने कभी सवर्ण को रिप्रेजेंट नहीं किया। हमने हमेशा देश के उस कॉमन सिटीजन को रिप्रेजेंट किया है जिसको आरक्षण जाति के आधार पर नहीं चाहिए था। और आज भी हम जाति आप आज खुश हैं बीजेपी की इस कोशिश से? आप खुश हैं? मोदी सरकार की ये पहल अच्छी है? हमें दो बुरों में से एक बुरा चुनना है, तो इन दोनों बुराई में से ये बुराई बेहतर है कि हमें इकोनॉमिक आरक्षण मिले, बशर्ते कि जातिगत आरक्षण, जो अभी तक 50% का जातिगत आरक्षण है जी, ये 50% की सीलिंग लिमिट नहीं ब्रेक होनी चाहिए। ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 50% की सीलिंग लिमिट है। ओबीसी के अंदर ही इस इकोनॉमिक क्लास को डालना चाहिए। और जो क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए लगाया गया है कि क्रीमी लेयर नहीं डिफाइन किए, उन्होंने कहा कि इस जनरल कैटेगरी में जो गरीब होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा, पर जब जातिगत आरक्षण की बात आती है तो कहते हैं नहीं जी, पूरे जातियों को रिजर्वेशन मिलेगा, क्रीमी लेयर को आउट करेंगे। यहां पे तो क्राइटेरिया उन्होंने लगाया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, वहां पे लगाया जो क्रीमी लेयर है। ये डेरोगेटरी है, ये गलत है, इलॉजिकल है। हम इसका विरोध करते हैं अगर ये 50% के बियॉन्ड है, लेकिन हां 50% के अंदर सिर्फ यही नहीं, 50% के बियॉन्ड सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा है, तो इसको तो हम अकेले 60% आबादी की बात कर जाए। जब भी असंवैधानिक आरक्षण आएगा कोर्ट भी गिराएगा और हम इसको चैलेंज करेंगे। तो ये रिजर्वेशन हम चाहते हैं इकोनॉमिक हो, लेकिन 50% के भीतर हो और सारे जातिगत आरक्षण खत्म किए जाने चाहिए। हमारे देश की समस्या आरक्षण नहीं है। गीता भट्ट जी, ये हमारे देश आपका क्या जवाब है? हमारा संघ परिवार एक जमाने में आरक्षण का विरोध क्या करता था, लेकिन उसके बाद संघ परिवार ने इसे अपनी नीति में शामिल कर लिया। अजय जी, संघ परिवार हमेशा ही जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से जो लोग पिछड़े रहे हैं उनके लिए आरक्षण का हमेशा उसका समर्थक रहा है। और यह जो ईबीसी का बिल और कानून लाने की जो एक प्रक्रिया कल से जो सरकार लाने के प्रयास में है और आज जिस पे बहस भी होने वाली है, ये एक प्रगतिशील कदम है मैं कहूंगी, और ये स्वागत योग्य भी है। क्यों कहीं ना कहीं ये जो 10% आरक्षण गरीबों के लिए है, यह जो आर्थिक सामाजिक न्याय को सर्व समावेशी करने का एक प्रयास है और इससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक सामाजिक संतुलन है वो भी बनेगा। क्योंकि हम सभी जानते बस हैं इतना बता दीजिए, जो जातिगत जो 56 महीने की सरकार के बाद अब बीजेपी की सरकार को ये सुध आई है। आर्थिक रूप 56 महीने ये सुध क्यों ना आई? क्या इसके बारे में संघ के किसी भी व्यक्ति ने बीजेपी की सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से बात की? नहीं, देखिए अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी कदम जब भी लिया जाए, अगर वो एक प्रगतिशील कदम है तो वो स्वागत योग्य है। और कहीं ना कहीं आपको तो ये मानना पड़ेगा कि सरकार इस बार एक ऐसा कानून लाई है जिसे कहीं ना कहीं आप सेकुलर मानेंगे, और जो तथाकथित बुद्धिजीवी लिबरल्स हैं उनको तो आगे बढ़ चढ़कर इसका स्वागत करना चाहिए। जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने यही कानून लाने की कोशिश की थी। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के कानून को लाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार ने इसी कानून को लाने की कोशिश की थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। जी हाँ,
जी अजय जी, मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूंगी। 2003 में भी ये प्रयास किया गया था, उसके बाद 2006-07 में भी इसके लिए एक प्रयास किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन वो प्रयास जो है बीच में अधूरे रह गए। और ये भी बात ध्यान योग्य है, अनुच्छेद 9 संविधान के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत अगर इसको लाने लाने का प्रयास किया जाएगा तो जो बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसको जो है न्यायालय, चलिए उस पर तो हम लंबी बहस कर सकते हैं कि अनुच्छेद 9 के भीतर अगर इसको लाया जाए तभी इस पर चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल प्रोफेसर बद्री नारायण जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि ये शेड्यूल 9 की जब आप बात कर रहे हैं, ये शेड्यूल 9 भी ओपन पेंडोरा है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल, ये अपने फैक्ट को क्लियर करें। आइए प्रोफेसर बद्री नारायण, इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके तब जब इसमें पूरे सभी जातियों को, सभी धर्मों को इसमें शामिल किया गया है और आर्थिक परिणति बनाई जा रही है, लेकिन क्या यह कदम वाकई में सकारात्मक है या इसे आप अपॉर्चुनिस्टिक कहेंगे? देखिए अजय जी, कल भी मैंने आपकी डिबेट में कहा था कि मोरली ये एक जरूरी कदम है और मोरली इसका डिफेंस हम लोग सबके पास है, क्योंकि ये सवाल बहुत पहले से उठता रहा है जी। जनरल कास्ट कहें या सवर्ण कास्ट और स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन की बात पहले से उठाई जाती रही है। तो ये एक ऐसा कदम है जिसको लॉजिकली आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और मोरली भी सपोर्ट करना पड़ेगा जी। लेकिन इससे बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इससे 50% का हम सीमा लांघते हैं तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। अभी रामगोपाल यादव ने कहा 54% रिजर्वेशन दीजिए ओबीसी उसको, तो अब वही जिसकी जितनी संख्या भारी आ जाएगी तो फिर सारा ही रिजर्वेशन हो जाएगा। दूसरा जो आर्गुमेंट ले जाता है कि अगर रिजर्वेशन इकोनॉमिक आधार पर एक जगह संभव है तो और जगह क्यों नहीं संभव है, तो जातीय और सोशली बैकवर्ड वाला जो नोशन है उसको चैलेंज किया जा सकता है और ये एक्सटेंड करके वहां तक पहुंच सकता है। तीसरी समस्या ये है कि कोर्ट न्यायिक समीक्षा इसको कैसे लेगी, कैसे करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और ये बहुत तरह के एक नया डिबेट देश में क्रिएट इससे होगा। एक डिबेट तो ये होगा कि क्या रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर अगर संभव है तो ये और जगह भी एक अलग तरह का पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, लेकिन इसकी टाइमिंग, इससे पॉलिटिकल जो पर्पसेस हैं वो भी लगातार डिबेट में हैं और कल ये लगातार सब लोग बिल्कुल इसके टाइमिंग पर बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि प्रोफेसर नारायण कह रहे थे, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं मौलाना दहलवी से एक छोटी टिप्पणी ले लूं जी। एक छोटी टिप्पणी मौलाना दहलवी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार की नीयत साफ है, सबका साथ सबका विकास, कम से कम अब तो मुसलमानों को भी आरक्षण मिलेगा, आप कुछ कह नहीं सकते इस पर? नहीं, देखिए मैं इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा जी। मेरा कहना यह कि बिल्कुल अंत में जब सरकार जो है 100 दिन बाकी रह गए हैं, आप एक ऐसी चीज को लेके आए हैं जिस पे आसानी के साथ सवाल खुद इनके अपने घटक दल उठाने लगे हैं। और देखिए रिजर्वेशन की बात की मैं हमेशा व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, जो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी बात कही कि जो लोग माशी यानी इकोनॉमिकल वीकर्स हैं हमको उनकी फिक्र करनी चाहिए। यही अमित शाह साहब थे जिन्होंने हैदराबाद के चुनाव में कहा किसी भी सूरत में, ये आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैं कोई बात बाउंसर नहीं करता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि चूंकि तेलंगाना के अंदर जो मुसलमानों को नहीं, उनके वीकर सेक्शन यानी हिंदू तेली, मुस्लिम तेली, हिंदू धोबी जो है, हम इस रिजर्वेशन को भी समाप्त करेंगे। सवाल ये है कि आपके चुनावी जुमले और सरकारी जुमले में जो ये अंतर होता है। और एक आखिरी बात, आज एक नई बहस इस सरकार ने छिड़वा दी है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन सा होगा, 5 लाख तक का होगा या 8 लाख तक का होगा। यानी आप चीजें ऐसी लेके आ रहे हैं जिसमें बजाय समाज के लोगों में समन्वय हो। मैं खुले दिल से आपका समर्थन करूं कि साहब आज आप हिंदू मुसलमान वो अपर नीच इन सब चीजों से आगे आ गए, लेकिन समाज में इसको लेके जो अलग-अलग परिभाषित किया जा रहा है सवर्ण को, अब नई बहस एक और चल गई है जी। मैं भी पटना पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को नीच कहने पे मुकदमा हो सकता है तो उसी के अंदर किसी को अपर कास्ट कहने पे मुकदमा क्यों नहीं होगा। ये जो आप ला रहे हैं इसमें आप जुमलों से बाहर निकल के ऐसा काम करिए प्रेम शुक्ला जी, सबको फायदा मिल सके। प्रेम शुक्ला जी, देखिए दरअसल कुछ लोग जुमलों में कुछ ज्यादा ही उलझे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े जुमलेबाज खुद हुआ करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण का आप विरोध कर रहे हैं? क्या आर्थिक आधार पर जो वंचित वर्ग है क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? यदि उनको न्याय मिल रहा है
तो किंतु परंतु के प्रश्न आप कर सकते हैं टाइमिंग पर, जैसा आप बारंबार प्रश्न कर रहे हैं, तो टाइमिंग पर तो मैं भी ये प्रश्न कर सकता हूँ कि भाई यूपीए के ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था 10 वर्ष बीत गए, उन्होंने बिल्कुल नहीं लाया। तो इस तरह से वादा खिलाफी करने वाले, क्या उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाना? 70 वर्षों से मांग थी, 60 वर्ष तक कांग्रेस शासनकाल में थी, क्यों नहीं किया? ये जो लोग आज सबकी हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं, अपने शासनकाल में वो विस्मृत क्यों कर देते हैं? जवाब दीजिए मुकेश नायक जी। यदि आज मोदी जी की सरकार में ये हिम्मत है 56 इंच के सीने वाले में कि वो ये ले आते हैं, तो उस पर टाइमिंग पर प्रश्न चिन्ह करने से पहले ये सोचिए कि 70 वर्ष बाद आ तो रहा है। पहले इन्होंने कांग्रेस पर बड़ा सवाल किया है, यूपीए के मैनिफेस्टो में ये था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये था। मुकेश नायक जी इसका जवाब दीजिए साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक लें। इसका क्या जवाब हो सकता है? इस पर तो देश में केवल बहस चलेगी, जो विषय छोड़ा गया है, और बहस चल रही है। धरातल पर तो कोई परिणाम आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसकी जो आंतरिक संरचना है पूरे रिजर्वेशन की, ये चुनाव के पहले सुनिश्चित ही नहीं हो पाएगी, और हम बहस करते रहेंगे, चुनाव हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। अजय, इसमें कोई अर्थ ही नहीं है इस तरह की कोई नीति बनाने का। मुझे बताइए, आप 50% की लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, आप 50% की लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं आप इस रिजर्वेशन में जी। आप ये खुद चुनौती खड़ी कर रहे हैं अपने खुद नीति की न्यायालय के सामने, तो ये टिक नहीं पाएगा ये रिजर्वेशन। दूसरी चीज, मैं आपसे कांग्रेस के लेवल पर सवाल पूछना चाहता हूं हमारे समाज कि क्या कांग्रेस 50% के बियॉन्ड जाने वाले रिजर्वेशन को समर्थन नहीं करेगी? ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है? अगर आपका ऑफिशियल स्टैंड है तो हम आपका समर्थन करते हैं। आप अपना कांग्रेस का क्लियर स्टैंड दीजिए, और यहां पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बैठे हुए हैं, कोई भी इसका अपोज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबको अभी 10 दिनों में वोट चाहिए। 50% के ऊपर सीलिंग लिमिट को के अंदर कंट्रोल करने के लिए अगर कांग्रेस कह रही है तो मैं पूरे देश का समर्थन आपको देता हूं। मुकेश नायक जी, छोटा जवाब, ब्रेक लेना है मुझे, स्पष्ट बताइए। देखिए, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें हमारे राजनीतिक दल को कोई नुकसान हो, क्योंकि ये राजनीतिक फैसला है बीजेपी का। ये समझ लीजिए, तो ये स्टेटमेंट ऑफिशियल है कि चूंकि राजनीतिक नुकसान है इस वजह से 50% के बियॉन्ड जाकर समर्थन करेंगे। अदरवाइज 50% के बियॉन्ड जाने वाला कोई भी रिजर्वेशन देश के लिए नुकसानदायक है और हम उसका विरोध करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आप ही से। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर एक नहीं बल्कि अनेकों मौके पर कहा है कि आप संविधान के मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। इसके बावजूद 10% अतिरिक्त आरक्षण, अब इसको क्या समझें साहब? क्या करना चाहती है सरकार? देखिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए पहली बार जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जब 1991 में ऑफिशियल मेमोरेंडम के माध्यम से आरक्षण देने का प्रयास नरसिंह राव की सरकार ने किया था, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से जब आपके संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में आर्थिक शब्द जुड़ जाएगा, जब आप सामाजिक और शैक्षणिक पहले से ही प्रावधान है, आर्थिक जुड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कहीं से भी सर्वोच्च न्यायालय इसके जुडिशियल स्क्रूटनी में इसको खारिज करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आर्थिक तौर पर आरक्षण की बात, जैसा बद्रीनारायण जी भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पहली बार संविधान सभा में भी इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत इत्यादि जो हैं वो चाहते थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो संविधान सभा का भी ये मंतव्य एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन वो कालांतर में जाति के आरक्षण पर ही, अनुसूचित जाति और जनजाति के ही आरक्षण तक वो रह गया। कालांतर में मंडल आयोग पर यह बात आई, मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल की सिफारिशें लागू हुई। प्रेम शुक्ला जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक और सवाल लेना एक ऑर्डर मुझे लगता है कि आवश्यक है यहाँ पर। जरा अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच 50% से ज्यादा आरक्षण को मान्य मान सकती है? और अगर मानती है तो फिर देश में बचता क्या है? अगर सब चीज रिजर्वेशन ही है तो उसके बाद फिर बाकी लोगों को जीने का अधिकार भी है क्या इस देश में? नहीं, देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 10% जो प्रावधान किया जा रहा है, टोटल 60% हो जाएगा ना शुक्ला जी? वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को ठीक फिर 40% फिर भी है ना, बहुत जगहों पर तो आपको ध्यान होगा कि 70% को भी टच कर रहा है। तमिलनाडु में ऐसे भी राज्य हैं जहां पर ऑलरेडी 70% इस तरह का आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय अच्छे से करना चाहेंगे या बुरे से करना चाहेंगे? आर्थिक आधार दिया गया प्रेम शुक्ला जी,
और संविधान सभा की जब बात की, संविधान सभा में जिन लोगों के नाम लिए उन्होंने ये कहा था कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय इकोनॉमिक आरक्षण होना चाहिए, इसलिए संविधान सभा ने उन्होंने ये बात कही थी। और जो आप नवी सूची में ले जाने की बात कर रहे हैं ना, नवी सूची में जाने के बाद भी ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। और आपने कंपैरिजन की बात की ना, आपने महाराष्ट्र रिजर्वेशन की बात की जो अभी आप लेके आए हैं, और 69। कौशल जी आप मुझे सुन ही नहीं रहे। नहीं, मैं आपको सुन रहा हूं। देखिए आप कुछ मंतव्य लेकर आए, उसी पर टिके रहना चाहते हैं। मैंने शेड्यूल लाइन की बात नहीं, मैं बड़ा ही साफ बात कर रहा हूं। शेड्यूल लाइन की कोई बात नहीं। 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में है। शेड्यूल लाइन की कोई बात नहीं। 69% तमिलनाडु में है, ठीक है, 57% हरियाणा में है, इसके अलावा 68% आप लोगों की सरकार ने महाराष्ट्र में किया है। आप इस फ्लड गेट को खोलना चाहते हैं क्या? ये जो भी आप बिल लाने वाले हैं, क्या इसमें ये बात भी पास कराएंगे कि ये 60% के ऊपर कभी नहीं होगा? अनुराग जी, मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सीधे चल रहा हूं अभी लोकसभा। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस विषय पर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, पहले जरा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद अनुराग भदौड़िया जी। उन्होंने कहा कि 50% राज्यों की भी स्वीकृति इसके लिए चाहिए होगी। अगर संविधान की जो संशोधन करने की धारा है आर्टिकल 368 उसको पढ़ ले तो जो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए पहले भी जब आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और जोड़ा गया प्रमोशंस के संबंध में, तो वो केवल संसद के दोनों सदनों से अप्रूव हुआ था, राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। आपने एक दूसरा विषय उठाया कि पहली बार इतिहास में आपने SC ST को रिजर्वेशन दिया, उसमें तो केवल एडिड इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है और इसमें आपने एडिड और अनएडिड का दोनों का ले लिया। तो क्या आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का गरीब है उसको SC ST OBC की तुलना में ज्यादा अधिकार देने वाले हैं इसके तहत रिजर्वेशन का? ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और संविधान में ऐड हुआ, यह शब्दावली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडिड और अनएडिड, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी थी और आज इसके लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी है। तो ये दोनों कारण जो आपने बतलाए, संविधान को एक बार 368 को और 15(5) को आप पढ़ लें तो वो फैक्चुअली अपने आप में गलत है। माननीय सभापति जी, अगर हम राजनीति और राजनीति के मतभेद से अपने आप को अलग कर लें तो ये आरक्षण की कल्पना हमारे संविधान में पैदा कैसे हुई थी? जो वर्ड शब्द सोशलिस्ट था वो तो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, 1976 में 42वें संशोधन से ऐड हुआ। लेकिन जब पहला संविधान बना और इसका तर्क जो कहीं पब्लिक स्पेस में दिया जा रहा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के आधार पर इसको चुनौती मिल सकती है, तो जो आरंभिक संविधान निर्माताओं ने बनाया था उसके प्रियम्बल में हालांकि शब्द सोशलिस्ट नहीं था, लेकिन उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, वाक्य थे। एक था कि सभी नागरिकों को, टू ऑल सिटीजन्स, और इस पे कोई धर्म या जात का संबंध नहीं था, हम क्या क्या देंगे? जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और दूसरा क्या था? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों के मामले में उनको बराबरी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यह तो संविधान निर्माताओं की आरंभिक कल्पना थी कि हमें हर नागरिक को सामान्य अवसर देने का एक प्रयास करना चाहिए। अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, सामान्य अवसर हैं, जिस समाज में चाहे जातीय आधार पर चाहे आर्थिक आधार पर बड़े और छोटे के बीच में बहुत अंतर था और ऐतिहासिक दृष्टि से था। अनुराग भदौड़िया जी, आपने अभी वित्त मंत्री की बातों को सुना होगा। समान अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, यह बुनियादी आधार है संविधान का। इसलिए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा रहा, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है मोदी सरकार। अनुराग भदौड़िया जी।
अजय जी, आपको नहीं लगता कि जो बातें अनुच्छेद, सेक्शन और ये सब जो बातें हो रही हैं, आपको नहीं लगता ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है? प्रैक्टिकल बात क्या है पता है आपको अजय जी? 24 लाख सरकारी नौकरियां अभी पेंडिंग हैं, खाली पद हैं जो सरकार 5 सालों में भर नहीं पाई। ये है प्रैक्टिकल बात। इससे बड़ी प्रैक्टिकल बात पता है क्या है? गडकरी जी कहते हैं कि सरकारी नौकरी है ही नहीं तो दें कहां से हम आपको, नौकरियां ही नहीं है। अरे इससे तो अच्छा होता, वो तो ठीक है आप 10% लेने जा रहे हैं तो हम तो समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। आप रोजगार और नौकरियां देते जो आपने वादा किया था, आपने जब आपने 2014 में जब आप भाषण दे रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां चलेंगी वो नौकरियां? किधर गई नौकरियां? वो आप दे नहीं पाए। मान लो 10 करोड़ वैकेंसी आ गई, अब 10% आपको उसमें देना है। जनरल की 10 करोड़ की वैकेंसी है, 10% देना है। कैसे डिसाइड करेंगे? जो अभी कह रहे थे, कैसे डिसाइड करेंगे आप सिर्फ इलेक्शन एक जुमला फेंकना चाहते हो जनता के बीच में। आप नौकरियां अगर देने की हिम्मत होती तो नौकरियां अब तक आप दे चुके होते 5 सालों में। कम से कम 10 करोड़ नौकरियां आप दे चुके होते, जो आपने 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी। पिछले साल खाली 2018 में सीएमआई की रिपोर्ट है 1.8 लाख करोड़ नौकरियां गई हैं नौकरियां। वो जो नौकरियां गई हैं उसके बारे में क्या आपने सोचा है? क्या बात करेंगे आप उसके बारे में? क्योंकि आपको उन सब बारों को जवाब गीता भट्ट जी से इसका जवाब लेता हूं। गीता भट्ट जी, गीता भट्ट जी, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कम से कम अनुराग जी तो बार बार इसी बात पर टिके हुए हैं। गीता भट्ट जी, कौन से अच्छे दिन आए? किसके अच्छे दिन आए? जरा बता दीजिए मुझे। कहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई? जरा बता दीजिए। भदौरिया जी तो वैचारिक रूप से भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि ये जो समान अवसर की और समान प्रतिष्ठा समाज में देने का जो एक अवसर की बात यहाँ करी जा रही है, उसको वैचारिक रूप से भी नहीं, वैचारिक रूप से, देखिए कोई भी भदौरिया जी कभी भी कोई जो एक नया कानून आता है, नया विचार आता है, उसके ऊपर मंथन की आवश्यकता है। आप मंथन नहीं करना चाह रहे, आप क्या चाहते हैं? 5 साल तक चुपचाप बैठे रहे, 5 साल तक 24 लाख नौकरियां नहीं भर पाए आप। जो व्यक्ति, जो सरकार 24 लाख नौकरियां ना भर पाई हो, वो नौकरियां जनरेट कैसे कर देगी? वो रिजर्वेशन की नौकरियां कैसे दे देगी जो ऑलरेडी राजनीति करते रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल, अभी गीता जी ने जो बात कही, गीता जी ने जो बात कही, आइए जरा इसको जरा लेकर आगे चलते हैं। ये मंथन का विचार है। आज जो जुमला फेंकना चाहते हो वो आगे दलवी साहब, मंथन करने के लिए 100 दिन की सरकार तय करेंगी। मैंने कल भी एक सवाल आरएसएस प्रमुख साहब की खिदमत में भेजा है जी। मैंने कहा गीता भट्ट जी सुन लीजिए, मैंने कल भी आरएसएस प्रमुख से कहा कि आपका व्यक्तिगत विचार है जी। संघ कहता है कि समस्त भारतीय हिंदू हैं, या आपने 4.5 साल चर्चा करी जी। अगर समस्त भारतीय हिंदू हैं तो फिर रिजर्वेशन के अंदर आप अपर डाउन नीचे, वो मैंने एक लफ्ज नहीं कहना चाहता, इन चीजों को क्यों कहा गया? दूसरी चीज, मंथन 100 दिन में हम क्या कर लेंगे? तीसरी और अंतिम चीज ये, कल की रिपोर्ट है, ये मेरी अपनी IMF का जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा 1.83 करोड़ सालाना नौकरियां लगातार भारत में कम हुई हैं। चलिए मुझको रिजर्वेशन मिला, मैं सैयद हूं, इनको मिल जाएगा, ये ब्राह्मण हैं, लेकिन रिजर्वेशन मिलने के बाद हम लोग जाएंगे कहां? तीसरी और अंतिम बात, जिन दलितों को, जिन कमजोरों को भी आपने दिया जी, शहरों में तो वो लोग अच्छे थे, लेकिन गांव देहातों में उनकी दयनीय स्थिति पे आपने करा क्या? और एक आखिरी बात क्या ही अच्छा हो, गीता भट्ट जी मेरा समर्थन करें। सुन लीजिए गीता जी, सुन लीजिए, मंथन की जरूरत से बता रहा हूँ। जब सुधीर भदौरिया की सरकार ने मुसलमान OBC को रिजर्वेशन देने की बात उत्तर प्रदेश में कही थी, आपने पूरा उत्तर प्रदेश जला के रख दिया था। जो लोग तेलंगाना से गए मुस्लिम OBC, आपने सुप्रीम कोर्ट में जला कर दिया। अच्छा चलिए, नौकरियों की बात। अच्छा गीता जी और भदौरिया जी, क्या हालत है? गीता जी और भदौरिया जी, मैं आग्रह कर रहा हूं, आइए गीता जी और भदौरिया जी प्लीज कमाल की गीता जी और भदौरिया जी, प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दे रहे हैं कि आज जो रिपोर्ट सामने आई है नौकरियां जाने वाली, उस रिपोर्ट पर मोदी सरकार का क्या कहना है? प्लीज नौकरियां देने वाले थे आप, प्लीज 5 करोड़ नौकरियां भदौरिया साहब, लोगों की। भदौरिया, अनुराग जी, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं आपका। IMF की प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं कि 5 अनुराग जी आप ही के सवाल का जवाब, एक प्लीज आप ही के सवाल का जवाब अनुराग जी, देखिए मुझे आप ही की तरह बोलना पड़ेगा। अनुराग जी आपको प्लीज एक मिनट सुनिए तो सही। आप प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं आपका जी। प्रेम शुक्ला जी
मुझे लगता है कि शांति से बहस करनी चाहिए। अनुराग जी ज्यादा उत्तेजित हुए जा रहे हैं बेचारे, कुछ परेशानी है उनको। थोड़ा डॉक्टर को भी दिखा के आइएगा अनुराग जी, थोड़ा सा आजकल ज्यादा आपका रक्तचाप बढ़ जाया करता है। मैं मित्र होने के नाते 24 लाख लोगों की नौकरियां, 24 लाख पद नहीं भर पाए तो परेशान नहीं होंगे। रोजगार का सृजन और नौकरी, आपको तो दर्द है नहीं, आप तो जुमला फेंक के चले जाएंगे, वो बेचारे बेरोजगार घूमेंगे। 24 जो लोग 24 लाख का इलाज कराइए भाई साहब। अनुराग जी मैं आपका बहुत शुभचिंतक हूँ, इसलिए हो गया कि आप से बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में ठीक ठाक अनुराग जी बात की जा रही है। मैं चाहता हूँ आप एक अच्छा एक किसी रक्तचाप के बढ़िया शुक्ला जी, कृपया आप लोग दिखाइए। मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, आपके स्वास्थ्य को लगातार जो है गिरते देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मौजूद है हमारे पास और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इसलिए कोई बात नहीं। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी का जवाब क्या है? मोदी सरकार क्या कहती है जाती हुई नौकरियों के बारे में IMF की रिपोर्ट की? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। अगर देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मेरा स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखिए रोजगार जी, देखिए रोजगार सृजन और नौकरियां दोनों अलग अलग विषय है। रोजगार सृजन और नौकरियों का डाटा दो अलग अलग विषय। लोग सिर्फ नौकरियों को ही रोजगार समझ रहे हैं, ये गड़बड़ है। और रोजगार के जिस तरह से मुद्रा लोन के तहत बहुत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराई, जब शौचालयों का निर्माण होता है तो क्या रोजगार नहीं होता? जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो क्या रोजगार का बड़ा पाव जो आप महाराष्ट्र से आते हैं, नहीं आप महाराष्ट्र से आते हैं तो आज मैं कहता हूं मैं बड़ा पाव बेचूंगा। आप पकौड़ा बना भी नहीं पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पकौड़ा डाटा नहीं, मुझे आप नहीं आप पकौड़ा बना भी, मौलाना साहब मैं जानता हूँ पकौड़ा बनाना भी जो है नहीं, एक खाने जैसा खाने जैसा पकौड़ा बनाने के लिए भी आदमी को आप पकौड़ा बनाने वालों का अपमान कर लीजिए, लेकिन अच्छा पकौड़ा बना नहीं पाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है। आप पकौड़ा बनाने वालों की अवमानना कर सकते हैं, लेकिन पकौड़ा बना नहीं पाएंगे। मैं जानता हूँ आपने कहीं तो डेवलपमेंट किया होता। मुकेश नायक जी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ा लिखा भी करिए थोड़ा। अनुराग जी, दवा भी लीजिए और पढ़िए लिखिए। नायक जी, सवाल यहाँ पर है कि आज प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि रोजगार, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, और अनुराग जी, मुकेश नायक जी, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि रोजगार सृजन की कई योजनाएं हैं जिसके तहत लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, काम मिल रहा है। आप लोग सिर्फ सरकारी नौकरियां गिन रहे हैं जो कि ऐसे भी लगातार कम हो रही हैं। नौकरियों की बात छोड़िए, रोजगार मिल रहा है। बीजेपी की सरकार ने जो वायदे किए उसे पूरा किया। मैं क्या कहते हैं आप मुकेश जी? मैं 10-20 सेकंड जो माननीय वित्त मंत्री का भाषण मैंने सुना जी, उसके लिए लेना चाहता हूं जी। उन्होंने अभी लोकसभा में ये कहा कि संविधान निर्माताओं के मूल प्रारूप में ये बात थी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसर ये बराबरी से सुनिश्चित किए जाएंगे बराबर। जी अभी भारत में 50% जो आरक्षण है वो जरूरत के आधार पर हमने तय कर दिया है जी। 50% जो शेष बचे लोग हैं, तो इनका जो ज्ञान का भंडार है, इनका जो कौशल है, अलग अलग क्षेत्रों में जो इन्होंने अर्जित किया है जी, उसको कहां ले जाकर दफना दें? देखिए, दोनों चीजों में एक समन्वय होना चाहिए। हम अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस देश की गुणवत्ता को, उत्कृष्टता को और इस देश के कौशल और ज्ञान के भंडार को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। ये जो वित्त मंत्री जी भाषण दे रहे थे कि समान अवसर होना चाहिए, मुझे एक चीज बताइए कि ये सिर्फ बौद्धिक विलास है। राजनीतिक अवसर और सामाजिक अवसर तो सरकारों के हाथ में होते नहीं है, राजनीतिक दलों के हाथ में, सरकारों के हाथ में होते नहीं है जी। राजनीतिक अवसर जो होते हैं जी, ये राजनीतिक पार्टियों के हाथ में होते हैं। सामाजिक अवसर अपनी आंतरिक संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, सभ्यता, इसके आधार पर तय होते हैं बदलते जीवन मूल्यों के साथ जी। तो ये कौन सी जुमलेबाजी कर रहे हैं, कौन से अवसरों की बात कर रहे हैं? इस पर दिन रात बहस करते रहो तो भी किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच नहीं पाए। कौशल कांत जी, मैं बुनियादी तौर पर ये कह रहा हूँ कि देश के लोगों के पास जो उत्कृष्टता है, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में उसका उपयोग होना चाहिए। नायक साहब, कि क्या जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यूपीए डाला था तो वो बौद्धिक विलास था कि क्या था इनका? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे नायक साहब हुए, भदौरिया जी हुए, प्रेम शुक्ला जी हुए, ये तीनों लोग अपने इशू से भटककर दूसरी चीजें, जैसे भदौरिया जी ने कहा कि नौकरी की बात करेंगे, अभी मामला है 50% से ऊपर जाएगा नीचे। भदौरिया जी का मैं
पार्टी के लाइन पे स्टेटमेंट चाहूंगा कि अगर ये 50% को क्रॉस करेगा तो क्या ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। और जहां तक रही कि बात ये किस टाइम पे लाया गया है, अभी तक रिजर्वेशन एक ऐसा कानून है जिस एक कानून के ऊपर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं और वो सारे संशोधन इलेक्शन के पहले भी लाए गए हैं। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने यही किया है, तो किसी के पास ये किसी के लिए जरूरी नहीं कि कोई बीजेपी को ऑब्जेक्ट करे। दूसरी चीज, ये जातिगत आरक्षण छोड़ के इकोनॉमिक की तरफ गई है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये 50% के अंदर होना चाहिए। और मैं सपा के प्रवक्ता से ये उनका ऑफिशियल स्टैंड चाहूंगा, अगर ये 50% के अंदर अगर होगा तो क्या आप इकोनॉमिक रिजर्वेशन को समर्थन देते हैं? अनुराग जी अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। अनुराग जी अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। मैंने अरे आपको सबसे पहले बता दिया, शायद इन्होंने सुना नहीं, ये हल्ला मचाते ज्यादा हैं, कुछ सुनते कम है। इनको पता नहीं, मैंने पहले ही वक्तव्य जब सुन किया था तभी बता दिया था कि 2-10% को जनरल का रिजर्वेशन हो रहा है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम उसमें सुन तो लीजिए, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे बोले, और कोई हिंदी होती तो बता दीजिए, समर्थन दे रहे हैं और क्या सुनना चाहते हैं आप। मैं उसके साथ में एक चीज ऐड कर रहा हूं सर भदौरिया जी। अरे नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, किताबी बातें करना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि धरातल पे क्या है, आप धरातल की बात कीजिए। धरातल पे है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का रोजगार छीना है। अब इलेक्शन आ गया, 2 महीने बचे इलेक्शन के, इलेक्शन के पहले जुमलाबाजी करना चाहते हैं। छोटा सा सवाल, कोई मतलब नहीं है जुमला फेंक रहे हैं। ये मेरा सवाल क्योंकि भदौरिया साहब इस स्थिति में नहीं है कि आज लोग को क्लियर कर देंगे नायक साहब। मेरा सवाल सीधे सत्ताधारी पार्टी से है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस भर्ती हुई थी रिजर्वेशन को लेके, उस रिजर्वेशन को लेके जिसमें राजपूत भी थे, यादव भी थे, अदर ओबीसी भी थे, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 3 लाख से ज्यादा नौजवान जिन्होंने, अब सरकार को भी 2-3 साल होने जा रहे हैं, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई कि उस रिजर्वेशन को लागू करेगी नहीं करेगी। इसी तरीके से तेलंगाना के अंदर ओबीसी को लेकर आपने एक अलग पिटीशन दायर करवा रखी है, यही हाल आपने मणिपुर में भी करा। पहले ये बताइए, रिजर्वेशन आपको दिए, मैं समर्थन करूंगा। पहली चीज, ये 50% के अंदर होगा या बाहर, इसको आपको बताना चाहिए। दूसरी चीज, ओबीसी अगर नॉन मुस्लिम्स होंगे उन पर आपकी क्या राय होगी। तीसरा, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, क्या ये सरकार आप उसको डिफाइन करेगी या नहीं करेगी, ताकि 3.5 लाख बच्चों को रोजगार। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब दे रहे हैं, ये 50% के ऊपर है, इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है। क्या होगा अजय, 3.5 लाख बच्चों ने नौकरियां पा चुके थे और उनको चैलेंज कर दिया गया। मेरा ओपन सवाल है सबसे, अगर 50% की क्रीमी लिमिट को कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो क्या ये 10% का रिजर्वेशन जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए है, क्या वो 50% में एडजस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसका तीनों पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे क्या जवाब देने की प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे। प्रेम शुक्ला जी, वो बिल्कुल स्ट्रक डाउन नहीं करेगी संविधान, चूंकि संविधान संशोधन के माध्यम से स्ट्रक डाउन होने की संभावना नहीं है, इसलिए किंतु परंतु अगर मगर का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। छूने का आरोप लगाया।